नमस्कार, आजाद संवाद जनमाध्यम में आपका स्वागत है। मैं रमेश पटेल। महाराष्ट्र से एक बड़ी खबर आ रही है। शिवाजी महाराज की मूर्ति हवा के झोंकों से ध्वस्त हो गई है। महाराष्ट्र में सिंधुदुर्ग जिले के राजकोट किले में स्थापित 4 दिसंबर 2023 को स्थापित प्रतिमा, जिसका अनावरण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था, हवा लगने से छत्रपति महाराज की प्रतिमा गिर गई है। यह प्रतिमा 3,600 करोड़ के लागत से बनाई गई थी। छत्रपति शिवाजी महाराज की मूर्ति गिरने के बाद विपक्ष ने काम की गुणवत्ता और मूर्ति अनावरण की जल्दबाजी में का आरोप लगाकर सरकार की आलोचना की है। मूर्ति गिरने के बाद शिवसेना ठाकरे के विधायक वैभव नाईक ने मांग की है कि घटना की जांच और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। शरद पवार के राष्ट्रवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जयंत पाटिल ने कहा, यह घटना बहुत गंभीर है। महाराज जी की प्रतिमा स्थापित करने में सावधानी नहीं बरती गई। यह सरकार केवल प्रधानमंत्री मोदी के हाथों प्रतिमा स्थापित करवाना चाहती थी, जिससे गुणवत्ता का कोई लेना देना नहीं है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेता सुप्रिया सुले ने एक्स मीडिया पर पोस्ट कर लिखा, जब देश के प्रधानमंत्री किसी स्मारक या इमारत का उद्घाटन करते हैं तो लोगों को यकीन होता है कि काम गुणवत्तापूर्वक होगी, लेकिन छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा 1 साल के अंदर ही ढह गई। यह शिवाजी का अपमान है। शिवाजी के साथ साथ महाराष्ट्र और पूरे देश का अपमान है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा कि शिवाजी महाराज के साथ हमारी भावनाएं जुड़ी हुई हैं। वे हमारे आराध्य देव हैं, हम उन्हें भगवान की तरह पूजते हैं, लेकिन 45 किलोमीटर प्रति घंटे के रफ्तार से चल रही हवा से दुर्भाग्य से प्रतिमा गिर गई। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा, यह दुर्भाग्य से गिर गई, लेकिन काम की गुणवत्ता कितना हुआ कितना नहीं हुआ, यह जिम्मेदारी मुख्यमंत्री तथा देश के प्रधानमंत्री की है। केवल यही नहीं है, देश के प्रधानमंत्री हाल फिलहाल में चाहे सड़क का उद्घाटन किए हो, राम मंदिर का उद्घाटन किए हो, मध्य प्रदेश में सप्तऋषियों के प्रतिमा का उद्घाटन किए हों, कहीं छत टपक रहा है तो कहीं सड़क धंस रही है तो कहीं प्रतिमा टूटकर गिर रही है। इससे पहले मध्य प्रदेश में प्रधानमंत्री ने उद्घाटन 11/10/2022 में किया था। 19 मई 2023 में आंधी में टूटकर सप्तऋषियों की प्रतिमा बिखर गई। देश में हजारों सालों से खड़ी मूर्तियां, इमारत आज के भ्रष्ट सरकारों की पोल खोल रही हैं। जिम्मेदारी के नाम पर लीपापोती की जाएगी। न सरकार जिम्मेदार, न अधिकारी जिम्मेदार। इसकी जिम्मेदारी लेने के लिए नेहरू जी को आना चाहिए। देश में सारी समस्याओं की जिम्मेदारी, भ्रष्टाचार की जिम्मेदारी नेहरू जी की है, वर्तमान नेतृत्व की नहीं है। दूसरी बड़ी खबर, किसान आंदोलन पर दिए गए बयान से के कर्नल राव द्वारा दिए गए बयान से हरियाणा से आ रही है। रनौत के बयान का जिक्र करते हुए विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। हाल ही में कंगना रनौत ने एक साक्षात्कार में कहा था, किसान आंदोलन के दौरान वहां पर लाशें लटकती हुई थी और रेप हो रहे थे, और उन्होंने
इन आंदोलनों के पीछे चीन, अमेरिका जैसी विरोधी शक्तियों का हाथ होने की बात कही थी और कहा था भारत सरकार मजबूत नहीं होती तो यहाँ बांग्लादेश जैसे हालात होते। बांग्लादेश का भूत हावी हो चुका है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं पर। देश का किसान, नौजवान अपने हक, अधिकार, नौकरी, रोजगार के लिए उचित मूल्य के लिए दिल्ली प्रवेश करने का इंतजार कर रहा है। हरियाणा चुनाव के बाद अगर सरकार बदलती है तो किसान आज भी जो समूह बॉर्डर पर जमे हुए हैं, दिल्ली जाकर अपना धरना प्रदर्शन, अपना ज्ञापन सरकार के सरकार को दे सकते हैं। लेकिन फिलहाल हरियाणा की भारतीय जनता पार्टी सरकार किसानों के दिल्ली जाने के मार्ग अवरुद्ध किया हुआ है। यह एक विधानसभा चुनाव न केवल विधानसभा चुनाव है, बल्कि यह एक तरह से हरियाणा की किसानों, मजदूरों की आज़ादी की भी लड़ाई है। किसानों के आंदोलन से सरकार घबराई हुई है। भारतीय जनता पार्टी कर्नल रनौत को सख्त हिदायत दी है कि इस प्रकार का कोई बयान भविष्य में न दे और भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि यह बयान पार्टी का अधिकृत मत नहीं है, यह कर्नल रनौत का बयान है। विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने अपने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा, किसानों के वादे पूरा करने में नाकाम मोदी सरकार का दुष्प्रचार तंत्र लगातार किसानों का अपमान करने में जुटा है। 378 दिन चले मैराथन संघर्ष के दौरान 700 किसानों का बलिदान देने वाले किसानों का भाजपा सांसद द्वारा बलात्कारी और विदेशी ताकतों का नुमाइंदा कहना भाजपा किसान विरोधी नीति और नीयत का एक और सबूत है। यह शर्मनाक है। किसान विरोधी बोल पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब समेत पूरे देश के किसानों का अपमान है, जिसे किसी सूरत में स्वीकार नहीं किया जा सकता। किसान आंदोलन वापस लेते समय सहमति बनी थी कि एमएसपी पर एक समिति बनेगी। वह समिति का आज कौन सा बैठक हुआ, सरकार और किसानों के माध्यम क्या बातचीत हुई है, समिति का कहीं अता पता नहीं है। आज सरकार आज तक अपना रुख साफ नहीं कर सकी है। शहीद किसानों के परिवारों को किसी तरह का राहत नहीं दी गई है। ऊपर से लगातार चरित्र हनन जारी है। किसानों से मोदी सरकार द्वारा किया गया धोखा छुप नहीं सकता। तीसरी बड़ी खबर आ रही है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ ने उन्होंने कहा कि बांग्लादेश से सबक ले, एक रहना है, बटना नहीं, बटोगे तो कटोगे और एक रहोगे तो सुरक्षित रहोगे। योगी आदित्यनाथ का बयान दलितों, पिछड़ों के लिए है। जिस प्रकार से दलित पिछड़े पिछली बार शिक्षक नियुक्ति में बटे रहे, सोए रहे और उनकी 20,000 नियुक्तियां कट गई, उनके लिए संदेश है कि जागते रहें और अपने हक अधिकार के लिए खड़े हो जाएं, जिससे कि उनका हक अधिकार चोरी न हो। यह बयान योगी आदित्यनाथ को बांग्लादेश का भय दिखाकर देश को हिंदू मुस्लिम करने का जरिया है। लेकिन दलितों, पिछड़ों को अपने मुद्दे पर खड़ा रहने होना चाहिए। संविधान और संवैधानिक अधिकार उन्हें कौन सरकार दे रही है, उसके साथ बने रहना होगा। अपने संविधान और हक अधिकार की रक्षा स्वयं करनी होगी। योगी आदित्यनाथ के इस बयान पर विपक्षी समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने इस बयान पर आपत्ति जताई है। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा, जिम्मेदार लोगों का काम भय से बचाना है, भय फैलाना नहीं। अगर यह किसी के व्यक्तिगत विचार है तो गलत है और
का अगर उनके दलितों के उनके दल के है तो और ज़्यादा गलत है। भाजपा राज में बने इस भय के वातावरण में क्या डबल इंजन की सरकार दुबक कर बैठी हुई है। केवल जनता ही नहीं डरी हुई है, सरकार भी डर चुकी है। हिंदू मुस्लिम करते करते मुसलमानों का इतना बड़ा भय है कि सरकार कांप रही है और जनता को आगे कर रही है। जबकि बांग्लादेश कर रही है। बांग्लादेश कुछ भी हो, हिंदू मुस्लिम चाहे जो दंगे हुए हो, कुछ भी हो, वहाँ हिंदुओं को धर्म के नाम पर आरक्षण दिया गया था। जबकि हमारे देश में धर्म के नाम पर भाजपा आरक्षण देने में कांप जाती है, बल्कि वह तो हिंदू धर्म को, हिंदू मानने वाले को आरक्षण के आधार पर नियुक्ति नहीं देती है, यानी निश्चित करके हटा देती है, उनकी नियुक्तियां छीन ली जाती है। तो अगले खबर की कड़ी में हरियाणा के विधानसभा चुनाव में आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष चंद्रशेखर रावण ने जेजेपी से हरियाणा में विधानसभा चुनाव के लिए समझौता किया है। हमारे विचार से चंद्रशेखर रावण को वहाँ स्वतंत्र रूप से चुनाव लड़ना चाहिए था। जेजेपी वही पार्टी है जो हाल फिलहाल तक भारतीय जनता पार्टी सरकार को कंधा लगाकर चल रही थी और सत्ता की मलाई खा रही थी। हरियाणा में जहां कौशल विकास के नाम पर 1,20,000 लोगों को रोजगार सुरक्षा की गारंटी देता है, इसमें दलितों पिछड़ों को कोई आरक्षण नहीं दिया गया है। दलित पिछड़े के आरक्षण छीनने में जेजेपी भी भाजपा के साथ रही है, जिसकी कि लोकसभा चुनाव में सारा क्रेडिबिलिटी खत्म हो चुकी है। जनता में उसकी साख खत्म हो चुकी है। उसके विधायक कांग्रेस पार्टी या भारतीय जनता पार्टी दूसरे दलों में भाग रहे हैं। ऐसे साख विहीन दल से चंद्रशेखर रावण को समझौता नहीं करना चाहिए था। उन्हें स्वतंत्र रूप से चुनाव लड़े होते तो उनकी एक साख बनती, मतदाताओं के बीच एक पैठ बनती। अब ऐसे हैं जिनकी साख जिस दल की खत्म हो चुकी है, उसके साथ खड़े होने में आपके भी साख पर धक्का लगेगा। नमस्कार, जय संविधान। आज की